नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। पॉलिटिकल प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। 2024 तैयारी शुरू और आज बात करेंगे देश में एक तरफ अजान और हनुमान चालीसा पर घमासान है और दूसरी तरफ काशी मथुरा का नारा बुलंद हो रहा है। इस सब के बीच देश के 3 शहरों में माहौल गर्म है। ज्ञानवापी के साथ साथ अब ताजमहल और कुतुब मीनार पर भी किचकिच शुरू हो गई है। अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने ताजमहल के 22 कमरों को खोलने को लेकर कोर्ट में याचिका दी। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में पूजा पाठ को लेकर हिंदू संगठनों ने आज प्रदर्शन किया। कुतुब मीनार नहीं, विष्णु स्तंभ कही। इसी बात को लेकर बैनर के साथ भगवा गमछा डाले दर्जनों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बैनर देखकर आप समझ गए होंगे कि तस्वीरें कहां की हैं। मंगलवार का दिन है, लिहाजा हिंदू संगठनों से जुड़े लोग कुतुब मीनार की ओर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और जब ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश इन्होंने की तो पुलिस ने इन्हें रोक दिया। अब ये सड़क पर ही बैठकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कुतुब मीनार जो है वो पहले एक हिंदू धार्मिक स्थल था जिसे तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया। इनकी मांग सर्वे करवाने की है और साथ ही उसे विष्णु स्तंभ घोषित करने की है। वैसे प्रदर्शन में शामिल एक भगवाधारी से जब हमारे रिपोर्टर जैनेन्द्र ने हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा तो वो फंस गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तो जागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र वन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग, कुमर निवास सूत के संगे, जय कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ जी आगे बढ़िए। कंचन वरण विराज तो पूरा केसा, कानन कुंडल किंचित केसा, तो पूरा जो है जड़जा विराजे, तांदे मूछ जनेऊ साजे, कंचन केसरी विनंदन। अबे याद है, अरे याद है पूरा। अब आइए मैं बताता हूँ आपको, अभी आराम से पढ़ के बताता हूँ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कुतुब मीनार पहुंचने से रोक दिया और हिरासत में ले लिया। असल में कुतुब मीनार को लेकर भी हिंदू पक्ष के दावे के बाद से विवाद चल रहा है। अब इसको लेकर मांग तेज होती जा रही है। देखिए, सबसे प्रमुखता तो मांग है कि जो हमारा जो देश सनातनों का देश रहा, किसी भी कारणवश जिसने भी इसके स्वरूप को बदला, पहले तो जो इमारतों के साथ छेड़छाड़, जो स्वरूप बदला गया तो हमें पूर्णतः वो दोबारा से उसी स्वरूप में चाहिए। क्या मांग कर? आज की जो प्रमुखता मांग है, जो कुतुब मीनार को जो है विष्णु स्तंभ के नाम से, क्योंकि यहाँ भी जो पुराने वाले मांगे मिली है, जो यहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं विष्णु भगवान की, तो ये स्तंभ जो है विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाए और ये पुरानी इसमें पहले से उसको क्या है, क्यों कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ के नाम से जाना? इसमें साक्ष्य है, अंदर इसमें हाईकोर्ट साकेत का वो है, इसके अंदर साक्ष्य मिले हैं। अब जरा इस प्रदर्शन के पीछे की कहानी समझिए और कुतुब मीनार के अंदर की इन तस्वीरों को देखिए। कुतुब मीनार में इस जालीनुमा घेरे के अंदर भगवान गणेश की मूर्ति रखी हुई है। पिछले महीने साकेत कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई तो कहा गया कि परिसर में और भी मूर्तियां हैं जो जहां तहां रखी हुई हैं। उन्हें एक जगह रखकर हिंदुओं को पूजा पाठ की इजाजत मिलनी चाहिए। दावा है कि 2004 से पहले यहाँ पूजा पाठ होता था। कुतुब मीनार परिसर में गणेश जी की 2 मूर्तियां हैं। एक की पहचान पिंजरे में गणेश के तौर पर हो चुकी है, दूसरे की पहचान उल्टा गणेश के तौर पर है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख में लिखा है कि ये मस्जिद वहां बनाई गई जहां 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। ये एक पट्टिका लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जब इसका जो कुतुब मीनार है, जब यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है तो उसमें जो प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। और इसी मुद्दे को लेकर के मामला अदालत तक में भी पहुंच रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के लोगों की मांग भी चल रही है। मस्जिद के शिलालेख पर दावा और कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वो प्रमुख वजह है जो हिंदू संगठनों को यहाँ पूजा पाठ की मांग के लिए प्रेरित करती है। और कुतुब मीनार के इस विवाद को ऐसे वक्त में हवा दी जा रही है
जब आगरा में ताजमहल और वाराणसी में ज्ञानवापी का विवाद पहले से चल रहा है। ताजमहल के बंद 22 कमरों का राज बाहर लाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी गई, जिस पर आज हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल मकबरा नहीं बल्कि महादेव का मंदिर है। ताजमहल को लेकर बीजेपी नेता की अर्जी पर सुनवाई 12 मई को होगी। जो ताजमहल के जो 7 स्टोरी बिल्डिंग है उसमें जो नीचे जो कमरे हैं उन कमरों में आखिर है क्या, आखिर क्यों उन कमरों का रहस्य इतना रहस्यमयी है कि 1934 में आखिरी बार ये कमरे खुले और उसके बाद 2015 में गुपचुप तरीके से खुले। तो आखिर ऐसा उन कमरों में है क्या जो कि इस देश की जनता ये जानना चाहती है, कि इन कमरों का रहस्य जानना चाहती है। उधर वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे को लेकर मामले की सुनवाई आज टल गई। मुस्लिम पक्ष सर्वे कमिश्नर बदलने की मांग कर रहा है। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार और शनिवार को ज्ञानवापी में सर्वे किया गया। अब मस्जिद के अंदर तहखाने को लेकर सर्वे की बात चल रही है। उससे पहले सर्वे कमिश्नर के बदलने की मांग रख दी गई। ज्ञानवापी विवाद में बीजेपी के बड़े नेता भी कूद गए हैं। कार्यक्रम के दौरान मुझे समय मिला और बाबा जी के दर्शन हुए और जो भव्य कॉरिडोर में देख आया हूँ, कल्पना से परे है जो काम हुआ है और जिस तरह से जो भव्यता निकल कर आई है इस मंदिर की, बाबा की, तो मुझे लगता है काशी का जो गौरव है वो वापस दोबारा स्थापित हुआ है। देखिए, सर्वे होना चाहिए और जो सच है वो बाहर निकल कर आना चाहिए। अगर कोर्ट द्वारा वहाँ कमिश्नर भेजे जाते हैं, वहाँ टीम भेजी जाती है, तो वहाँ लोग ओवैसी जैसे लोग उस पर बयानबाजी करते हैं, वहाँ कोर्ट पर टिप्पणी करते हैं। ये शर्मनाक बात है कि इन्हें देश के कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है, अपने संविधान पर भी विश्वास नहीं है, तो इन्हें किस पर विश्वास है? और गलत क्या है इसमें? आक्रांताओं ने जो ये मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, अगर उनका सर्वेक्षण हो के वो दोबारा से अपने असली रूप में मंदिर आ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? देश में इस वक्त 3 शहरों में मंदिर के दावे को लेकर मामला गर्म है। ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक के इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है और ज्ञानवापी के सर्वे के जरिए सच की तलाश की जा रही है। ताजमहल पर लखनऊ में 12 मई को सुनवाई होगी और ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली से जैनेंद्र और अंकित गुप्ता के साथ, वाराणसी से रणवीर के साथ संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो बात अब सिर्फ मस्जिद मंदिर तक सिमटी नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर भी अब ये धर्म संग्राम है जो छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज जब कुतुब मीनार के बाहर प्रदर्शन हो रहा था तो जैनेंद्र वहीं पर मौजूद थे। जैनेंद्र, ये जो हिंदू संगठन है इसकी तरफ से जो मांग की जा रही है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किया जाए, क्या इस मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने के मूड में भी ये संगठन? देखिए, हिंदू यूनाइटेड फ्रंट जिस संगठन के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया था, उनका मकसद जो है वो सड़क पर नारेबाजी से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बहुत कम संख्या में लोग कुतुब मीनार के पास इकट्ठे हुए थे और उनकी मांग थी कि वो कुतुब मीनार के अंदर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, कुतुब मीनार जो है वो एक धरोहर है और यूनेस्को द्वारा संरक्षित धरोहर है। ऐसे में प्रशासन ने उन सबको, उन प्रदर्शनकारियों को अंदर परिसर में जाने की इजाज़त नहीं दी। कुछ देर तक सड़क पर प्रदर्शन चला, इसके बाद इन सब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले जाया गया और इसकी वजह से महरौली, जिस इलाके में कुतुब मीनार है, घनी आबादी वहाँ रहती है, वहाँ पर सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया, आम लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई। जाहिर सी बात है, इस तरह की जो बहस है और इसमें जो भी दलील है, इसका बेहतर जो रास्ता है, बेहतर जो तरीका है वो अदालत ही है और विशेषज्ञ ही इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन आदि से क्या हासिल होगा ये तो प्रदर्शनकारी बेहतर बताएंगे, लेकिन फिलहाल प्रदर्शनकारियों की तरफ से अदालत का रुख करने की कोई बात नहीं कही गई। प्रदर्शन करने आए थे, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी और उन सबको हिरासत में ले लिया गया था तत्काल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर फिलहाल धरोहर को लेकर ये धर्म संग्राम जो दिल्ली में सिर्फ सड़क पर ही होता हुआ नजर आया, जिस तरीके से जैनेंद्र जानकारी दे रहे थे। तो अब सी वोटर का वो सवाल जिसे लेकर सी वोटर लोगों के बीच गया आपके सामने है। क्या ताजमहल के बंद कमरों का राज बाहर आना चाहिए? क्योंकि ताजमहल को लेकर भी मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और ऐसे में लोगों की राय क्या है, जनता का मूड क्या है, आप देख लीजिए। 65% का मानना है हाँ सच सामने आना चाहिए, 15% ने ना में जवाब दिया है और 20% कह रही हैं पता नहीं।
अमरावती की निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा। नवनीत राणा जमानत मिलने के बाद दिल्ली पहुंच चुकी हैं, लेकिन जमानत के बाद भी नवनीत राणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आरोपों के साथ साथ एमआरआई विवाद और फ्लैट को लेकर शिवसेना और बीएमसी से नवनीत राणा की तनातनी चल रही है। बीएमसी ने नवनीत राणा के खार वाले फ्लैट को लेकर नोटिस जारी किया है। हिंदुत्व को एजेंडा बनाकर देश की सियासत में सुर्खियां बटोरने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ नवनीत पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा है, तो दूसरी तरफ एमआरआई वार्ड में फोटो लेने को लेकर भी राणा दंपति मुश्किल में फंसे हैं। साथ ही साथ बीएमसी राणा दंपति के खार स्थित फ्लैट पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। एमआरआई वार्ड में लेटे हुए नवनीत राणा की इन तस्वीरों पर महाराष्ट्र की सियासत में नया घमासान छिड़ गया है। ये तस्वीरें खुद नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर जारी की हैं। इन्हीं तस्वीरों पर बीएमसी ने लीलावती अस्पताल को नोटिस भेजकर 48 घंटों में जवाब मांगा है। बीएमसी ने अपने नोटिस में 2 सवालों के जवाब मांगे हैं। पहला ये कि अस्पताल के एमआरआई रूम में तस्वीर लेने की इजाजत अस्पताल ने कैसे दी। दूसरा ये कि नवनीत राणा के सुरक्षा कर्मी को अस्पताल के अंदर हथियार ले जाने की इजाजत कैसे मिली। बीएमसी ने लीलावती को जो नोटिस दी है वो कौन से अधिकार में नोटिस दी है? मेरा घर गिनना है, बीएमसी नोटिस दे रही है, मुख्यमंत्री के बोलने में वो समझ में आता है, पर लीलावती ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल को बीएमसी नोटिस देती है। ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री दोबारा अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। लीलावती अस्पताल के रूल बुक के मुताबिक ये दोनों ही बातें गैर कानूनी और नियमों का उल्लंघन है। बीएमसी ने अस्पताल को नोटिस भेजा तो शिवसेना ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में नवनीत राणा के खिलाफ अस्पताल के नियमों के उल्लंघन करने पर शिकायत भी दर्ज कराई है। पहली बात तो एमआरआई सेंटर में किसी को लेके जाया जाता है, उन्हें स्ट्रैपिंग की जाती है। उन्हें कोई भी आप माइक्रोफोन पे पेशेंट से बात करते हो, यहाँ पे 5 असिस्टेंट वहाँ खड़े, उनके 2 बॉडीगार्ड खड़े। ये एमआरआई सेंटर है कि आपने शूटिंग का सेंटर बना के रखा है? तो बीजेपी अस्पताल को भेजे गए इस नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताकर शिवसेना को निशाने पर ले रही है। किसने गलत किया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन ये कौन सा राज है जिसने कार्रवाई करने का अधिकार ही सत्ता में बैठे हुए लोगों को दिया गया है? सत्ता पक्ष के लोग ही जाकर रावड़ीगिरी करेंगे, ये कौन सा राज है? एमआरआई विवाद के साथ ही साथ नवनीत राणा पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है, जिसे लेकर मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ करने की तैयारी में है। बता दें कि कोर्ट ने राणा दंपति को जमानत शर्तों के आधार पर दी थी, जिसके मुताबिक वो मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते थे। लेकिन नवनीत राणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया था। इसके साथ ही बीएमसी नवनीत राणा के खार स्थित फ्लैट में हुए अवैध निर्माण को लेकर 2 नोटिस जारी करने की तैयारी में है। बीएमसी अधिकारियों ने राणा दंपति के फ्लैट का जायजा लिया है, जिसमें अवैध निर्माण के सबूत मिले हैं। मुंबई में नवनीत राणा के खिलाफ चौतरफा घेराबंदी है, तो वहीं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर मुंबई में हुए दुर्व्यवहार की शिकायत की है। अब देखना ये है कि आखिरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर शिवसेना और नवनीत राणा के बीच छिड़ी इस जंग में बाजी कौन मारता है। और अब खबर पंजाब से है। मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुए हमले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस हमले में इस्तेमाल संदिग्ध सफेद गाड़ी का भी अब पता चला है। पहली बार पंजाब में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ है। इस रॉकेट हमले ने सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि मोहाली में हुए रॉकेट हमले के तार जो हैं वो सीमा पार पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर लगातार पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसीलिए
पंजाब पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि चुनौती बड़ी है, वो इस चुनौती को समझ रहे हैं और इस मामले को सुलझाने में जुटे हुए हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं जगविंदर से कि आखिरकार वो दो लोग जो हिरासत में लिए गए हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कौन है ये दो लोग, कहां से इन्हें हिरासत में लिया गया है? देखिए, इनको मोहाली पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन लीड्स ये मिले हैं रोमाना कि एक सफेद रंग की गाड़ी का इस रॉकेट लॉन्चर से हुए हमले के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये गाड़ी बताया ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरफ निकली है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए क्लू जुटाने के बाद पुलिस इस गाड़ी को ट्रैक कर रही है और ये माना जा रहा है कि एक बार इस गाड़ी को हाथ में आते ही वो तमाम परतें खुल जाएंगी, जिसको लेकर पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिरकार पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ब्यूरो हेडक्वार्टर पर यह हमला क्यों किया गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये एक बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती है और सीधा आतंकी संगठनों ने ललकारा है पंजाब पुलिस को, उस पंजाब पुलिस को जिन्होंने आतंकवाद के सफाए के लिए अपनी सरधड़ की बाजी लगाई थी। आज उसी पंजाब पुलिस को यह चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि उसके अपनी बिल्डिंग पर आतंकियों ने रॉकेट दागा है और ये बड़ी मुद्दत के बाद इस तरह का हमला हुआ है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी चुनौती है, कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन पुलिस ने कहा है कि लीड्स मिल गई हैं। जो लोग हिरासत में लिए गए हैं वो जो कुछ बता रहे हैं उसके आधार पर इस व्हाइट गाड़ी को ट्रैक कर लिया जाएगा और बाकी के तार जो जुड़े हुए हैं, कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है नहीं, इस बात की भी सारी परतें तुरंत खुल जाएंगी। बिल्कुल, पंजाब के डीजीपी वीरेश कुमार भवरा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनकी तरफ से ये बात कही गई कि चुनौती है, लेकिन इस पूरी गुत्थी को सुलझा कर रहेगी पंजाब पुलिस। पंजाब में सत्ता बदलने के बाद खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियां क्या तेज हुई हैं और ये लोगों की राय आपके सामने है। 43% मान रहे हैं हां तेजी आई है गतिविधियों में, 22% ने ना में जवाब दिया है, जबकि 35% कह रहे हैं पता नहीं। हम सीधे एक बार फिर से रुक करेंगे, मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद है। लेकिन कुल मिलाकर जगविंदर, आम आदमी पार्टी सरकार की घेराबंदी का ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पंजाब कभी दहलता है, कभी ये तार आतंकवाद के बॉर्डर पर पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए, पंजाब में दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि यहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब ठीक करने के साथ साथ बॉर्डर को ठीक करना बड़ा जरूरी होता है और अगर कोई भी पार्टी या कोई भी अफसर इस बात को अपने जहन से निकालता है तो उसको इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी की सरकार को बने 2 महीने हुए हैं और इन 2 महीनों के दौरान कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुए या लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इस तरह की सिचुएशन खड़ी हुई कि विपक्षियों को सरकार को घेरने का मौका मिला। मुझे लगता है कि भगवंत मान की सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आज चैलेंज ये है कि कैसे कानून व्यवस्था पर अपनी ग्रिप मजबूत की जाए और ये ग्रिप कब मजबूत होगी? जब पुलिस और सरकारी तंत्र मजबूत होगा। मुझे ये लगता है कि पंजाब पुलिस में वो क्षमता है, लेकिन विपक्ष का हल्ला इसलिए हो रहा है कि जो कानून व्यवस्था के हिसाब से दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने के साथ साथ नई घटनाओं को रोकने में मदद नहीं मिल रही है। अगर भगवंत मान सरकार को विपक्ष के इस हमले से बचना है तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पर, राज्य पर, कानून व्यवस्था के लिहाज पर अपनी ग्रिप मजबूत करनी होगी और वो सब प्रिकॉशन लेने होंगे उनको जो आगे राज्य को सही करने के लिए कानून व्यवस्था का माहौल दे सके। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर आज मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी हुई और इस पेशी के दौरान आशीष मिश्रा को देखिए जरा, मूंछों पर ताव देता हुआ आशीष मिश्रा नजर आए। इसी को लेकर आशीष मिश्रा के पिता जो हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। बता दें आपको, पिछले साल 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई थी जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था। कल ही कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री को फटकार लगाई थी और कहा था भड़काऊ बयान न देते तो लखीमपुर की हिंसा न हुई होती। और अब आज लखीमपुर कोर्ट में पेशी के दौरान कैसे मूंछों पर ताव देता हुआ नजर आ रहा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा। वीरों के बल पर 2024 का रण जीतने की रणनीति की सीएम योगी इन दिनों लगातार यूपी के जिलों का दौरा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते वो झांसी गए और वहां के विकास की तैयारियों का जायजा लिया। अच्छा, झांसी में ही 1857 की क्रांति की अलख जगाई गई थी। आज योगी क्रांति दिवस के मौके पर मेरठ में है। क्या है बीजेपी के विजय का वीर प्लान? पेश है हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की,
मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। बीजेपी के 3 सबसे बड़े चेहरे और इन 3 चेहरों से जुड़ी इन 3 अलग अलग तस्वीरों का आपस में एक कनेक्शन 1857 की क्रांति के वीरों को लेकर। क्या और कैसे, वो बताएं आपको। उससे पहले इन तस्वीरों में शामिल सबसे नई तस्वीर की कहानी। झांसी दौरे के बाद सीएम योगी अपने दौरे का दायरा बढ़ाते हुए मेरठ पहुंच चुके हैं, जहां क्रांति दिवस पर कई क्रांतिकारियों के सम्मान में बड़ा कार्यक्रम रखा गया। मेरठ की धरती से ही 10 मई 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। योगी अपने पहले कार्यकाल के वक्त 2017 में भी मेरठ पहुंचे। तब उन्होंने शहीद स्मारक पर जाकर क्रांति के अमर शहीदों को याद कर पुष्प अर्पित किए थे। अब अपने दूसरे कार्यकाल में भी सीएम योगी 1857 के क्रांतिकारियों को शीश नवाने मेरठ पहुंचे। इससे पहले शनिवार को योगी झांसी पहुंचे थे। झांसी जो 1857 के संग्राम का बड़ा गवाह रहा और जहां की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अदम्य साहस से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। झांसी के इस किले में योगी ने रानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा को इस भव्य लेजर एंड साउंड शो के जरिए देखा। और ये तस्वीरें कुछ महीनों पहले की, जब यूपी के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे थे और पीएम मोदी अपने यूपी दौरे में झांसी पहुंच गए थे। 17 से 19 नवंबर को झांसी में आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में राष्ट्र रक्षा पर्व मनाया गया। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती थी। तब पीएम मोदी ने झांसी पहुंचकर रक्षा क्षेत्र समेत कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया था। करीब 5 महीने पहले पीएम मोदी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में थे। 2 दिन पहले सीएम योगी भी झांसी आए। वहां रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य को नमन किया। झांसी को विकास के मोर्चे पर आगे लाने वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया और दूसरी कई योजनाओं का जायजा भी लिया। बीजेपी की इन कोशिशों को 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका दरवाजा यूपी से ही खुलता है। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीट 2014 में अकेले बीजेपी ने 71 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि 2 सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों ने जीती थी। इस तरह 80 में से 73 लोकसभा सीटें बीजेपी गठबंधन ने अपने नाम की थी और इस बार उससे भी आगे निकलने की तैयारी बीजेपी करने में जुटी है, जिसकी गवाह पिछले महीने की ये तस्वीर है। पिछले महीने बिहार के भोजपुर में बाबू कुंवर सिंह के विजय उत्सव में बीजेपी ने अमित शाह की अगुवाई में ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। आज बिहार की जनता ने पलक पावड़े बिछाकर बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास में फिर से एक बार अमर करने का काम करा है। ये राष्ट्रभक्ति का जो उफान यहाँ दिख रहा है, वो देखकर मैं सच अर्थ में निशब्द हूं। ऐसा कार्यक्रम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। वीर बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का विजय उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कुंवर सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक कहे जाते हैं। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने अमित शाह आए। उनकी मौजूदगी में एक साथ एक जगह पर 75,000 तिरंगा लहराने का नया विश्व रिकॉर्ड भी यहाँ बनाया गया। तिरंगा झंडा लेकर जिस प्रकार से इस हुजूम का अभिनंदन आपके द्वारा आज हो रहा है, बाबू कुंवर सिंह की पीढ़ी के लोगों को अमित शाह ने सम्मानित भी किया। बाबू वीर कुंवर सिंह जी का वो प्रेम 1857 में जो इस मिट्टी के प्रति था। कहने को तो ये आजादी के अमृत महोत्सव का मौका था, लेकिन असल मायनों में बात सिर्फ आजादी के अमृत महोत्सव या बाबू कुंवर सिंह के विजय उत्सव तक सीमित नहीं। ये समझने के लिए इसी कार्यक्रम में अमित शाह का ये बयान सुनिए। एनडीए की सरकार आने के पहले बिहार की जो स्थिति थी, लालू रबड़ी के राज में, वो भी जरूर याद कराना चाहता हूं। मुझे बताओ भाई, जंगल राज आप भूल सकते हो क्या? अरे जोर से बोलो, भूल सकते हो क्या? यही बिहार था जहां सरेआम हत्याएं होती थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार और सुशील जी
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बिहार को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मोदी जी प्रधानमंत्री। दरअसल जिस भोजपुर इलाके में बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन हुआ, वो इलाका लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से बीजेपी के दबदबे वाला है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। भारत माता की। भोजपुर इलाके में 4 जिले हैं, जहां विधानसभा की 22 सीटें हैं। 2020 में एनडीए को महज 2 सीट ही मिली। 4 में से 3 जिलों में एनडीए का खाता तक नहीं खुल पाया, जबकि इलाके की 4 में से 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और 1 पर जेडीयू का कब्जा है। इस इलाके में बीजेपी का पुराना रिकॉर्ड बेहतर रहा है। जातीय समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश भी इस विजय उत्सव के बहाने हुई। कुंवर सिंह बाबू की स्मृति में यहाँ भव्य स्मारक बनना चाहिए। ये स्मारक वीर कुंवर सिंह जी की यशोगान तो है ही, इसके साथ साथ ये स्मारक 1857 के सभी स्वतंत्र सेनानियों का स्मारक बनेगा, जिन्होंने पहली बार अंग्रेजों को कह दिया था, यहां पर आप हमेशा के लिए राज नहीं कर सकते, भारत छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। बीजेपी हर चुनाव से पहले मजबूत होमवर्क करने वाली और अचूक रणनीति बनाने वाली पार्टी कही जाती है। ऐसे में एक के बाद एक 1857 के क्रांतिकारियों के साथ खुद को जोड़ने की बीजेपी की इस लगातार कोशिश का कनेक्शन कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और इस सब के बीच आदिवासियों को लेकर सियासी खींचतान भी बढ़ गई है। विकसित गुजरात में आदिवासी वोट बैंक पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए सभी सियासी पार्टियां आदिजाति पर पूरा जोर लगा रही हैं और अब इस खेल में राहुल गांधी के चेहरे के साथ कांग्रेस ने भी चुनावी एंट्री मारी है। आदिवासियों का गुजरात की सियासत में आखिर महत्व क्या है? तीनों अलग अलग पार्टियों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन इस तस्वीर में तीनों की मंजिल एक है। विस्तार से समझने के लिए शुरुआत राहुल गांधी से करते हैं, जो गुजरात के दाहोद के दौरे पर हैं। बड़ी इमारतें बनती हैं, सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, हर ईंट पर आदिवासियों का हाथ लगता है, हर ईंट पर आपका हाथ लगता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने गुजरात बनाया, गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, गुजरात की सड़कें बनाई, आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला। गुजरात में करीब 15% आबादी एसटी है। 27 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। करीब 30 सीटों पर एसटी वोटर जीत हार तय करते हैं। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी एसटी सीटों में 50% भी नहीं जीत सकी। आदिवासियों को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस ने अंबाजी से उमरगांव तक सभी आदिवासी इलाकों में 1000 छोटे छोटे खाट पंचायत करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस स्थानीय नेताओं की एक पेज कमेटी भी बनाएगी। गुजरात कांग्रेस आज से 6 महीने तक आदिवासी सत्याग्रह सम्मेलन के नाम से कार्यक्रम शुरू कर रही है। इससे पहले 20 अप्रैल को दाहोद में पीएम मोदी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। यही कारण है कि पहले गुजरात में और अब पूरे देश में आदिवासी समाज की विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों की छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने का माध्यम आज भारत सरकार, गुजरात सरकार, ये डबल इंजन की सरकार एक सेवा भाव से कार्य कर रही है। एक नया दाहोद बन जाएगा। 2002 से पहले गुजरात में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, आदिवासी परंपरागत रूप से कांग्रेस को ही वोट किया करते थे और कांग्रेस भी चुनावों में प्रचार की शुरुआत आदिवासी इलाकों से ही करती थी। लेकिन 2001 में नरेंद्र मोदी की एंट्री के बाद इस वोट बैंक ने बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आदिवासी बहुल इलाकों में सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। अब वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में इस वोट बैंक को साधना हर राजनीतिक दल का लक्ष्य नजर आ रहा है। तो गुजरात में आदिवासियों को अपने पाले में लाने की जुगत में तमाम राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन राजस्थान पर निकले हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर। थोड़ी देर बाद अमित शाह बीजेपी के सांसदों, विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ असम में मीटिंग करने वाले हैं और राजस्थान के श्रीगंगानगर में जेपी नड्डा ने मीटिंग कर चुनाव में जीत का मंत्र बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को दिया है। तो बूथ सम्मेलन में हिस्सा लिया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जो राजस्थान में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।